सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की और उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी धरती पर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसकी नियति केवल एक परिवार की विरासत संभालना नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार देना था। 19 नवंबर 1917 को जब इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा का जन्म हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्ची एक दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी और लोकतंत्र, सत्ता और साहस के नए मापदंड गढ़ेगी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक चमकते सितारे बन चुके थे और मां कमला नेहरू एक शांत लेकिन दृढ़ नारी थी जिन्होंने अपने पति के साथ संघर्ष में कदम से कदम मिलाया था। इंदिरा का बचपन बहुत सामान्य नहीं था। वैसे माहौल में बड़ी हुई जहां क्रांति, विचार और संघर्ष की आवाजें दीवारों से टकराती थी। आनंद भवन केवल एक मकान नहीं था, वह राजनीतिक विचारों की प्रयोगशाला था जहां राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीतियां बनाई जाती थी, जहां देश के भविष्य पर चर्चा होती थी और जहां से जेल जाने वाले कदम बढ़ते थे। एक छोटी बच्ची के रूप में इंदिरा ने कई बार अपने पिता को जेल जाते देखा, अपनी मां को बीमारी से जूझते देखा और पूरे परिवार को स्वतंत्रता की कीमत चुकाते देखा। उनकी शिक्षा का आरंभ कुछ अलग ही था। शांति निकेतन में जब उन्हें टैगोर की छाया में सीखने का अवसर मिला तब उनके अंदर संस्कृति, विचार और कला के बीज रोपे गए। हालांकि वहां की शक्ति और अनुशासन इंदिरा को हमेशा सहज नहीं लगे। एक घटना यादगार बन गई जब उन्होंने स्कूल से छुट्टी मांगी और गुरुदेव टैगोर ने खुद पत्र लिखकर कहा कि एक सच्चे विद्यार्थी को हर मौसम में सीखने की जिद रखनी चाहिए। इंदिरा ने उस पत्र को जीवन भर संजो कर रखा। जब उनकी मां कमला नेहरू की तबीयत बेहद बिगड़ी तो इंदिरा को बहुत छोटी उम्र में गंभीर जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। उन्हें स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और फिर भारत के बीच सफर करते हुए अपनी मां की देखभाल करनी पड़ी। यह अनुभव उनकी संवेदनाओं को निखारता चला गया। मां की मृत्यु उनके लिए एक ऐसा आघात था जिसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन शायद उसी टूटन ने उन्हें बाद में इस्पाती बना दिया। इंदिरा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, लेकिन वहां भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें पढ़ाई में ज्यादा गहराई से रमने नहीं दिया। हालांकि वहां बिताए वर्षों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया और उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक सोच, समाजशास्त्र और इतिहास की गहरी समझ हासिल की। उन्होंने भारतीयता को एक नई दृष्टि से देखा और समझा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि विविधताओं, विरोधाभासों और संभावनाओं का एक विराट संगम है। फिरोज गांधी से उनकी मुलाकात लंदन में हुई। दोनों के विचार भले ही कई बार टकराते रहे, लेकिन उनके बीच एक गहरा आकर्षण था। फिरोज, जो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार था, इंदिरा के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उनके विवाह ने नेहरू परिवार में खलबली मचा दी। नेहरू जी इस विवाह को लेकर शुरू में सहमत नहीं थे, लेकिन इंदिरा ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए विवाह किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। विवाह के बाद दोनों का संबंध मधुर नहीं रहा। फिरोज गांधी एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्ति थे और इंदिरा धीरे धीरे अपने पिता की राजनीतिक दुनिया में गहराई से उतरने लगे। दोनों के बीच वैचारिक दूरियां बढ़ी और समय के साथ पारिवारिक जीवन अधिक जटिल हो गया। इंदिरा के दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा अपने पालन पोषण में पूरी तरह समर्पित थी, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारियों ने हमेशा उनके जीवन में पारिवारिक संतुलन को चुनौती दी। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तब इंदिरा धीरे धीरे उनके निजी सहायक जैसी भूमिका में आ गई। उन्होंने कांग्रेस के आंतरिक कार्यों को समझना शुरू किया, नेताओं के साथ संवाद बढ़ाया और मंचों पर अपने विचार रखने लगी। नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई और भारत अचानक उस नेता से वंचित हो गया जिसने देश को आजादी के बाद दिशा दी थी। इस शून्य को भरना आसान नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और इंदिरा को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह उनका पहला मंत्री पद था और उन्होंने इस भूमिका को बहुत कुशलता से निभाया। दूरदर्शन को उन्होंने एक मजबूत सूचना माध्यम में बदलने की दिशा दी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध समाचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए
सूचना मंत्रालय की पूरी ताकत झोंक दी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान शुरू हुई। इंदिरा को एक समझौता उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने सोचा कि वह गूंगी गुड़िया होगी और उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा, लेकिन वे सभी जल्द ही गलत साबित हुए। जब इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लगातार सूखा, खाद्यान्न की कमी, महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। अमेरिकी सहायता पर भारत की निर्भरता बढ़ रही थी और डॉलर के बदले गेहूं लेना एक स्वतंत्र राष्ट्र के आत्मसम्मान को गहरी चोट दे रहा था। उसी समय इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, हम विदेशी सहायता पर नहीं, आत्मनिर्भर भारत पर विश्वास रखते हैं। इस आत्मनिर्भरता की राह कठिन थी, लेकिन इंदिरा ने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने हरित क्रांति को गति दी, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक खेती और उर्वरक नीति ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। इंदिरा ने विदेशी अनाज के विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए और भारतीय किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। परंतु यह भी सच है कि हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा और इसके साथ ग्रामीण असमानता भी बढ़ी। 1969 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया जब कांग्रेस पार्टी टूट गई और इंदिरा गांधी ने अपने ही वरिष्ठ साथियों के खिलाफ बगावत कर दी और कांग्रेस को सिंडिकेट से मुक्त करने का दावा किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता नहीं किया। उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सका। इस फैसले ने उन्हें गरीबों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन पूंजीपतियों और पुराने कांग्रेस नेताओं के बीच उनकी आलोचना भी शुरू हो गई। उन्हीं दिनों उन्होंने रियासतों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भारत के लोकतंत्र को और मजबूत कर दिया। इंदिरा गांधी के निर्णयों ने उन्हें गरीबों की नेता बना दिया। 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। यह नारा केवल शब्द नहीं था, यह एक भावना थी जो करोड़ों भारतीयों के दिलों में घर कर गई। जनता ने उन्हें अपार बहुमत दिया और वे अभूतपूर्व जन समर्थन के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनी। यह वही समय था जब पड़ोसी देश पाकिस्तान के भीतर भीषण राजनीतिक और मानवीय संकट पैदा हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषियों के साथ हो रहे अत्याचार और लाखों शरणार्थियों के भारत में प्रवाह ने इंदिरा गांधी को एक निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर अचानक हमला किया, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम पर युद्ध थोप दिया गया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं, इतिहास का पुनर्लेखन था। 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से पराजित किया और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य, राजनीतिक और नैतिक जीत को देखा। इस युद्ध में इंदिरा गांधी की भूमिका केवल एक प्रधानमंत्री की नहीं थी, वह देश की एक मां के रूप में खड़ी थी, जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तब इंदिरा का नाम विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं की सूची में शामिल हो गया। उन्हें दुर्गा की उपाधि दी गई और वे अपने समय की सबसे लोकप्रिय नेता बन गई। लेकिन सत्ता जितनी ऊंचाई देती है, उतनी ही गहराई में गिरा भी सकती है। युद्ध के बाद की लोकप्रियता ने उनके चारों ओर एक सत्ता का घेरा बना दिया। कांग्रेस में कोई उनकी बात का विरोध नहीं करता था। अफसरशाही उनके इशारों पर चलती थी और मीडिया पर उनका नियंत्रण बढ़ने लगा था। यह वही समय था जब उनके छोटे पुत्र संजय गांधी राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने लगे थे। संजय में महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अनुभव और विनम्रता की कमी थी। उन्होंने खुद को एक छाया नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया, जो हर नीति में हस्तक्षेप करता था। 1973 में देश एक बार फिर आर्थिक संकट से घिर गया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी चरम पर थी और भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगने लगा। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसमें इंदिरा गांधी पर चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। 12 जून 1975 को कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है और उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा।
यह निर्णय देश की राजनीति में भूकंप की तरह था। उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और अप्रत्याशित थी। 25 जून 1975 को उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश की लोकतांत्रिक संरचना को निलंबित कर दिया गया। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और जनता की नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया गया। इस पूरे दौर को संजय गांधी ने अपने तरीके से चलाया। उनके आदेश पर नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को जबरन ऑपरेशन झेलना पड़ा। यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी का चेहरा धीरे धीरे एक करिश्माई नेता से एक तानाशाही छवि में बदलने लगा। जनता में आक्रोश बढ़ता गया, लेकिन डर का माहौल ऐसा था कि विरोध के स्वर दबा दिए गए। फिर भी कुछ पत्रकार, लेखक और छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राण जोखिम में डालकर सच्चाई की आवाज बुलंद की। आपातकाल का दूसरा वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों के भीतर दबे गुस्से ने धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप लेना शुरू कर दिया। लाखों लोग, जिनमें राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी और आम नागरिक शामिल थे, स्वतंत्रता के हनन से पीड़ित हो चुके थे। हालांकि इंदिरा गांधी यह मानती थी कि आपातकाल आवश्यक था, लेकिन देश का एक बड़ा तबका यह मानने लगा था कि वह सत्ता के बनाए रखने के लिए हर लोकतांत्रिक मर्यादा को कुचलने पर आमादा हो चुकी थी। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनावों की घोषणा की, तो उनके समर्थकों ने इसे एक साहसी कदम कहा, पर विपक्ष ने इसे एक मौका माना और इसी मौके ने इतिहास बना दिया। इंदिरा को विश्वास था कि जनता उनका साथ देगी, लेकिन वे यह अंदाजा नहीं लगा सकी कि आपातकाल की वजह से जनता कितनी गहराई से आहत हुई थी। चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत, जहां कभी इंदिरा का जादू चलता था, वहां तक उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। वे खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर होना ही पड़ा, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके ऊपर सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और अन्य आरोप लगाए गए। यह वह दौर था जब इंदिरा एक अकेली, पराजित और आलोचना के घेरे में घिरी हुई महिला थी। लेकिन इस महिला ने हार को अपनी ताकत में बदलना शुरू किया। जेल में बिताए गए पल उनके आत्म मंथन के थे। वह जान गई थी कि सत्ता का मोह कितना खतरनाक होता है और जनता की ताकत को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जनता पार्टी सरकार अपने अंतर विरोध से जूझती रही। आपसी कलह, अनुभवहीनता और सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि सरकार बिखरने लगी। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने चुपचाप जनता से संवाद बनाना शुरू किया। वह गांव-गांव गई, सभा की, लोगों से माफी मांगी और खुद को बदले हुए रूप में प्रस्तुत किया। इस बार उनके पास न तो कोई चमत्कारी नारा था और न ही कोई भारी भरकम प्रचार अभियान। उनके पास केवल उनके अनुभव और उनका संकल्प था। 1980 में हुए आम चुनावों में कांग्रेस ने फिर से बहुमत हासिल किया और इंदिरा गांधी तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। यह वापसी केवल एक राजनीतिक विजय की नहीं थी, यह उस महिला की वापसी थी जिसे पूरे देश ने अस्वीकार किया था और फिर खुद ही स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इस वापसी की शुरुआत के कुछ ही महीनों बाद उनके छोटे बेटे संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय, जिनके ऊपर इंदिरा ने वर्षों से राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की उम्मीदें टिका रखी थी, अचानक नहीं रहे। यह उनके जीवन की सबसे गहरी व्यक्तिगत क्षति थी। संजय की मृत्यु ने इंदिरा को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने खुद को एक मां के रूप में असहाय महसूस किया, लेकिन सत्ता में बने रहना और देश की कमान थामे रखना उनकी नियति बन चुका था। इसी दौर में उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में लाने का निर्णय लिया। राजीव गांधी, जो एक पायलट थे और राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते थे, मां के आह्वान पर पीछे नहीं हटे। इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें कई गंभीर आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ा। पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी थी। एक सिख धार्मिक नेता संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया था और वहां से कट्टर विचारधारा फैलने लगी थी। पंजाब हिंसा की आग में जलने लगा था और आम नागरिक आतंक के साए में जी रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को बहुत संयम से संभालने की कोशिश की, लेकिन जब आतंकवादी गतिविधियां नियंत्रण से बाहर हो गई और भिंडरावाले ने हथियारों के साथ स्वर्ण मंदिर में खुद को घेर लिया, तब उन्हें एक बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ा। जून 1984 में उन्होंने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया।
यह भारत के इतिहास की सबसे संवेदनशील सैन्य कार्रवाइयों में से एक थी। सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया और कई दिनों तक चले संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए। भिंडरावाले भी मारा गया, लेकिन साथ ही सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। स्वर्ण मंदिर, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, उसके भीतर सेना की गोलीबारी को बहुतों ने अपमानजनक माना। इंदिरा गांधी जानती थी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन वह मानती थी कि राष्ट्र की अखंडता सबसे ऊपर है। ऑपरेशन के बाद उनकी सुरक्षा में लगे सिख अंगरक्षकों को हटाने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि मुझे मरना ही है तो मैं अपने ही देशवासियों के बीच मरना पसंद करूंगी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब वह अपने निवास से दफ्तर की ओर जा रही थी, तभी उनके दो अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी वहीं गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे नहीं बच सकी। देश स्तब्ध रह गया। एक समय जिसकी सत्ता से जनता डरती थी, अब वही जनता अपनी लौह की महिला को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़ी। उनकी हत्या के बाद दिल्ली समेत कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने इंदिरा की विरासत को और अधिक जटिल बना दिया। इंदिरा गांधी का जीवन विरोधाभासों से भरा रहा। वह कभी एक माँ थी, कभी एक शासक, कभी सख्त औरत, तो कभी भावुक बेटी। उन्होंने सत्ता को जिया, उसकी ताकत को समझा और उसकी कीमत भी चुकाई। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया और कभी कभी कुचला भी। उनके जीवन की समीक्षा केवल उनकी उपलब्धियों या उनकी गलतियों से नहीं की जा सकती। उन्हें एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखना होगा, जो अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ भारत के इतिहास में अमर हो गई। इंदिरा गांधी अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा रही थी। देश में शोक की लहर दौड़ चुकी थी। इंदिरा गांधी अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा रही थी। देश में शोक की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन साथ ही कई दिलों में पुराने घाव भी हरे हो चुके थे। जो लोग आपातकाल की यातना से गुजरे थे, जिन्होंने नसबंदी, जेल, प्रेस सेंसरशिप और सत्ता की कठोरता का अनुभव किया था, वे इस दुख के साथ साथ यह भी सोच रहे थे कि क्या यह वही महिला थी जिसने कभी लोकतंत्र की आत्मा को दबा दिया था। दूसरी ओर लाखों लोग थे जिनके लिए इंदिरा गांधी भारत की आवाज थी। वे नेता जिन्होंने गरीबी, भूख, युद्ध और अस्थिरता में इस देश को संभाला और आगे बढ़ाया। उनकी विरासत को एक ही रंग से नहीं रंगा जा सकता। वह एक बहुरंगी चित्र थी जिसमें साहस, कटुता, संवेदनशीलता, कठोरता, ममता और सत्ता की जटिलता भी शामिल थी। उनकी आलोचना करने वालों की संख्या कम नहीं रही। उन्हें अधिनायकवादी कहा गया, प्रेस की स्वतंत्रता कुचलने वाली और अपने बेटे के प्रभाव में फैसले लेने वाली कहा गया। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज किया गया। और यह सच है कि उस दौर में संविधान और संस्थाओं की आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। लेकिन इन आलोचनाओं के बीच एक और तस्वीर थी, एक महिला की जो एक पुरुष प्रधान व्यवस्था में शीर्ष पर पहुंची, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को निर्भीकता से प्रस्तुत किया, जिसने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को जन्म दिया, जिसने गरीबों की आवाज को राजनीतिक ताकत में बदल दिया और जिसने भारत की वैश्विक पहचान को आकार दिया। इंदिरा गांधी ने न केवल अपने विरोधियों को हराया, बल्कि एक विचारधारा को जन्म दिया। राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है। उनके फैसलों में कठोरता थी, लेकिन उनके भीतर एक भावनात्मक मां भी बसती थी, जो संजय की मृत्यु पर टूट गई थी, जो राजीव गांधी को राजनीति में खींचने के लिए वर्षों तक खुद से लड़ती रही और जो अपने मृत्यु से पहले तक हर दिन राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करती रही। उन्होंने कई बार गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से भागी नहीं, उनका सामना किया, जेल गई, सत्ता खोई और फिर जन समर्थन से वापस आई। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो हार के बाद भी दोगुनी ताकत से उभरते हैं। इंदिरा गांधी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो आत्मनिर्भर हो, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो और अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कभी भी झुके नहीं। उनका गरीबी हटाओ का नारा जितना राजनीतिक था, उतना ही सामाजिक भी था। भले ही गरीबी को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, लेकिन उस दिशा में जो चेतना उन्होंने जगाई, वह आने वाले दशकों की योजनाओं की नींव बन गई। जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया या राजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म किया,
तो वे न केवल आर्थिक नीति बना रही थी, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांति को जन्म दे रही थी। इंदिरा गांधी के बारे में सबसे बड़ी बात यह रही कि वह केवल एक राजनेता नहीं थी, वह एक महिला थी जो सत्ता की पूरी संरचना को चुनौती देकर शीर्ष तक पहुंची। उन्होंने उस दौर में नेतृत्व किया जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में बराबरी नहीं दी जाती थी। वह अकेले फैसले लेती थी, अकेले लड़ती थी और जब समय आता अकेले खड़ी भी रहती थी। उन्होंने भारत की राजनीति को एक नया चेहरा दिया, जिसमें नेतृत्व में भावुकता, जिद, सहानुभूति और कठोर निर्णय सब कुछ साथ साथ हो सकता है। उनके बाद देश ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा प्रभाव और भय शायद ही किसी ने छोड़ा हो। उन्होंने विरोध सहा, आलोचना झेली, प्रेम पाया, विश्वास जीता और अंततः अपने ही सुरक्षा घेरों के बीच शहीद हो गई। उनकी मृत्यु केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, वह उस युग का अंत थी जिसमें भारत ने अपनी आत्मा को परखा, हर बार चोट खाई लेकिन हर बार फिर से खड़ी हुई। आज भी जब उनके जीवन पर चर्चा होती है तो दो स्पष्ट धाराएं बनती हैं, एक जो उन्हें लोकतंत्र के विरुद्ध एक सत्तालोभी नेता मानती है और दूसरी जो उन्हें भारत के महानतम प्रधानमंत्रियों में गिनती है। पर शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। वह ना पूरी तरह तानाशाही थी, ना पूरी तरह संत। वह एक संघर्षरत आत्मा थी जिसने सत्ता को एक शस्त्र की तरह भी अपनाया और एक सेवा की तरह भी। इंदिरा गांधी का जीवन उन तमाम लड़कियों और महिलाओं के लिए उदाहरण बन गया जो किसी भी शक्ति संरचना के भीतर अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती है। उनका नाम उन शख्सियतों में दर्ज है जो केवल इतिहास नहीं बनाती, इतिहास की दिशा बदल देती हैं। और जब भी भारत की कहानी कही जाएगी, उस बच्ची की कहानी भी सुनाई जाएगी जो आनंद भवन से उठी थी, जिसने पिता से राष्ट्रभक्ति सीखी, जिसने संघर्षों में खुद को तपाया, जिसने गलती की, माफी मांगी, फिर उठी, फिर लड़ी और अंततः अपने ही राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर कर दिए।